उषा जी और सरला जी मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह एक साथ ही निकलती थी, पर आज सरला जी अकेले ही पार्क में पहुंची। उषा जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक पार्क बाकी लोगों से भर चुका था। सरला जी ने अभी योगा करना शुरू ही किया था कि तभी उषा जी आ जाती। क्या हुआ उषा जी, आज पार्क आने में बहुत देर कर दी। मैंने तो फोन भी मिलाया था पर आपका स्विच ऑफ आ रहा था। लगा आप सो रहे हो इसलिए मैं अकेली ही आ गई। रात को देर से सोए थे क्या? अरे नहीं नहीं, सो तो मैं जल्दी गई थी, पर अब क्या बताऊं, वही रोज की किचकिच। अच्छा, इसका मतलब आज फिर बहू से किसी बात पर तू मैं हो गई है। हाँ वही हो गई। मैंने बहू को बोला था कि जब सुनील काम पर जाए तो मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड वो नहीं ले आएगा, पर सबको अपने मोबाइल फोन से मतलब है। मेरा फोन पुराना है, उसका चार्जर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर मजाल है कोई बदल कर ला दे। बस उसे अपने फोन का स्क्रीन गार्ड तो याद रहा, पर मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड मंगवाना भूल गई। बार बार लीड को टेप से चिपकाकर मैं इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह उस लीड का भी अंत हो गया। इसी बात पर मेरी अपनी बहू से सुबह सुबह बहस हो गई। ये देखो, कल शाम से मेरा फोन बंद पड़ा है, मिलेगा कैसे? स्विच ऑफ तो आना ही है। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपना मोबाइल और चार्जर लेकर आई हूँ। वहाँ सामने वाली चाय की दुकान पर बैठेंगे, तुम वहीं थोड़ी देर मोबाइल चार्ज कर लेना। पर इससे मेरी समस्या हल नहीं होने वाली। और तुम बताओ कैसी हो? कल रात को खाना ठीक से खाया या नहीं? हाँ खा लिया था, पर इनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई थी, इस वजह से रात को अचानक डॉक्टर के पास ले गए। वही बहू बोलने लगी कि रात को नींद खराब कर दी हमने उनकी। खैर डॉक्टर ने दवाई दी थी तो शुगर कंट्रोल हो गई थी। अब घर पर आराम कर रहे हैं। सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूंगी तो मन ठीक हो जाएगा। सरला जी और उषा जी आपस में अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से बांटी रही थी कि तभी वहाँ से श्रीमती टंडन रनिंग करती हुई निकलती है। श्रीमती टंडन बहुत खुशमिजाज रहने वाली महिला थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत खुश रहती हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा वहाँ पार्क में बहुत से लोग सोचा करते थे, और ऐसी सोच सरला जी और उषा जी की भी थी। गुड मॉर्निंग सरला जी। गुड मॉर्निंग उषा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बड़ा रूखा रूखा गुड मॉर्निंग किया आप दोनों ने। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं वहाँ जॉगिंग करती हूँ, आप दोनों भी आ जाओ। श्रीमती टंडन जॉगिंग करने के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सरला जी और उषा जी आपस में बातें करने लगती हैं, जिनमें एक और लेडी आकर शामिल हो जाती है। कुछ भी कहो, श्रीमती टंडन को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, पर एक खामी है हमारे घर में, तो जब देखो किसी न किसी बात को लेकर पंचायत चलती रहती है। सुबह ही मेरी जेठानी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। आंटी जी मेरे बेटे के नंबर थोड़े ज्यादा क्या आ गए। मुझसे कहती है कि वो घर का काम नहीं करेगी, उसका बेटा पढ़ता नहीं है क्योंकि वो घर के कामों में लगी रहती है। अरे अब कोई उसे समझाए कि घर के काम तो मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा तो फिर भी अच्छे नंबर लेकर आया है। ये सब बहाना है घर के कामों से जी चुराने का। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाएंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। हाँ और क्या, सही है, जब आपस में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। श्रीमती टंडन सच में मुझे भी उनको देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि वो सचमुच बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हैं। प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कहीं से कहीं तक होगी। हाँ सच में, हम तो इतनी उम्र हो गई बेटा, इस उम्र में भी परेशानियां, झगड़ा, रोज के कलेश हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी जितनी ही उम्र की मेरी बहू है, और देख लो कितना लड़ती है मुझसे। सरला जी को ही ले लो, उनकी बहू कौन सा इनको छोड़ती है। कल रात को बता रही है कि कितनी लड़ाई की। और हम दोनों देवरानी जेठानी शहर में, बड़ों का बीच में होना बहुत जरूरी है। खैर अब तो हमने फैसला कर लिया है, वो गाँव से आए ना आए, हम दोनों देवरानी जेठानी अलग होकर रहेंगे। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, मेरे पति ने ऑफिस जाना है, मुझे उनका नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को स्कूल से छोड़कर सीधा यहाँ पार्क में आ गई थी। हाँ हाँ हम भी बस जा ही रहे हैं। चलो उषा, सामने चाय की दुकान से थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा फोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सरला जी और उषा जी दोनों पार्क के सामने बनी एक चाय की दुकान पर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे बारिश बहुत तेज हो गई, कोई ऑटो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ही ऑटो कर लेंगे, दोनों अलग अलग कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऑटो मिले तो सही। सरला जी और उषा जी ऑटो ढूंढ रही थी, पर उन्हें ऑटो कहीं नहीं मिला। अचानक एक कार उनके साथ में आकर रुकती है। कार को एक ड्राइवर चला रहा था, जिसकी पिछली सीट पर श्रीमती टंडन बैठी थी। सरला जी, उषा जी, आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। मैं घर ही जा रही हूँ, बारिश बहुत तेज है, अभी सड़कों पर पानी भर जाएगा तो आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करें, या तो बैठ ही जाते हैं।
मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऑटो या रिक्शा मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। सरला जी और उषा जी दोनों श्रीमती टंडन की कार में बैठ जाती हैं। श्रीमती टंडन सरला जी और उषा जी को अपने घर चाय पीने के लिए कहती हैं। बारिश ज्यादा तेज थी, सड़कों पर पानी भी भर गया था, इस वजह से सरला जी और उषा जी चाय की बात मान लेती हैं। श्रीमती टंडन उन्हें अपने घर लेकर जाती हैं। श्रीमती टंडन बहुत पैसे वाली थी, पर पैसा दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे सकता। ये बात उस दिन साबित हो गई जब सरला जी और उषा जी ने श्रीमती टंडन के चेहरे की हंसी के पीछे छिपा हुआ दुख देखा। मम्मी कितनी देर से आपका फोन मिला रहा था, आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप सुबह सुबह आज मेरी कार ले गए, हमेशा रिक्शा से जाते हो ना, फिर आज मेरी कार क्यों लेकर गए थे? आपको पता था कि मुझे ऑफिस टाइम पर जाना था, ऊपर से आपको पता है ना मैं पापा को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे अपने भी बहुत से काम होते हैं। मम्मी जी आपको पता है आप सुबह सुबह वॉक पर चले गए और पीछे से पापा जी ने कितना तंग किया, सारी चाय उन्होंने बिस्तर पर गिरा दी, अभी तक मेड भी नहीं आई है, इतनी महंगी बेडशीट खराब कर दी पापा जी ने। सॉरी बेटा, आज के बाद मैं कार नहीं ले जाऊंगी, बाकी टेंशन मत लो, मैं अभी देखती हूँ। आज मेरे साथ 2 मेहमान आई हैं, थोड़ा धीरे बोलो वरना वो सब सुन लेंगी। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन और उनके बहू बेटे की सारी बातें सुन चुकी थी। श्रीमती टंडन एक व्हीलचेयर लेकर एक छोटे से कमरे में जाती हैं। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। ये मेरे पति हैं, मिस्टर टंडन। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे खराब हो गई थी, तब से ये चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर का कहना है कि उम्र के साथ साथ इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए ये कभी चल नहीं पाएंगे। उमा तुम फिर अपनी आंखों में आंसू लाई, मेरी उमा हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। सॉरी उमा, हाथ से चाय का प्याला फिसल गया, बिस्तर पर सारी चाय गिर गई। कोई बात नहीं, देखिए ये मेरी सहेलियां हैं, मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ये दोनों वहीं मेरे साथ होती हैं। ये है सरला जी और ये है उषा जी, मैं हम सबके लिए चाय जी और ये है उषा जी, मैं हम सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर वॉक पर ले जाऊंगी। उस दिन सरला जी और उषा जी को एहसास हुआ कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दुख छिपा है, ये कोई नहीं पहचान सकता, पर हर हाल में खुश रहना संभव हो सकता है। ये बात श्रीमती टंडन को देखकर सरला जी और उषा जी को समझ में आ गई थी। उसी दिन उषा जी अपने लिए एक फोन की दुकान से नया चार्जर और नई लीड खरीद कर लेकर जाती है। इधर सरला जी ने भी अपने बेटा बहू से किसी बात की आस करना छोड़ दिया। वे खुद ही अपने पति का ख्याल रखने लगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और बस छोटे छोटे झगड़े अपने आप खत्म हो गए, क्योंकि उम्मीदें खत्म हो गई थी। हर किसी के जीवन की कोई न कोई परेशानी जरूर होती है, और जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख हमेशा हमारे साथ ही चलते रहेंगे। बेटा आरती, ये है तेरी सबसे बड़ी जेठानी पायल, ये दूसरी वाली दामिनी और ये तीसरी है, इसका नाम त्रिशा है, और चौथी अब तू आ गई। बेटी आज से यही तेरी दुख सुख की साथी हैं, यही तेरा भरा पूरा परिवार है। जी माँ जी, तुझे पता है बेटी, हम सब की ताकत यही है कि हम सब एक हैं। इस पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा परिवार हमारा ही है। मैं, तेरे ससुर जी, तेरे 3 जेठ, उनकी पत्नियां और कुल मिलाकर 7 बच्चे। बस तेरी कमी थी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ सही कहा माँ जी, वैसे आरती के आने से सबसे ज्यादा खुशी तो त्रिशा को ही हो रही है। अरे हम दोनों के पास तो हुक्म चलाने के लिए देवरानी थी, पर बेचारी त्रिशा अब तक सबसे छोटी थी, लेकिन अब आरती के आने से वो भी तो जेठानी बन गई। सही कहा भाभी, मुझे तो आज से बड़ी बहू होने का एहसास होने लगा। ये कहानी है कमला और उसके बड़े से परिवार की। कमला एक छोटे से शहर में अपने पति हरिलाल के साथ रहती थी। उसके 4 बेटे थे और उनकी 4 पत्नियां। सबसे छोटी बहू आरती के आने से कमला और हरिलाल का परिवार अब पूरा हो गया था। और फिर एक सुबह, अच्छा भाभी, ये सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? मैं और त्रिशा मिलकर बना लेते हैं। तब तक माँ जी और दामिनी दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाते हैं, और फिर मैं और त्रिशा रात के खाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर तो सारा दिन थक जाती होंगी आप सब। अरे पूछो मत, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए आज मैं आपके साथ नाश्ता तैयार करूंगी और रात का खाना भी। ठीक है, तो मैं त्रिशा को झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए बोल देती हूँ। घर में सभी बहुओं का काम बटा हुआ था। धीरे धीरे आरती भी उनके साथ रम गई। और फिर एक सुबह, अच्छा आरती, एक काम करो तो जरा मेरे लल्ला को नहला दो, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी।
आरती ने जैसे ही त्रिशा के बेटे को नहलाया तभी उसके पास पायल आ गई। आरती, जरा ये मटर छिल दो, शाम को आलू मटर बनेंगे। ठीक है भाभी। पायल आरती को 2 किलो मटर देकर चली गई। थकी हारी आरती मटर छिलने लगी। जैसे ही मटर छिली तभी उसकी सास कमला ने उसे आवाज लगाई, आरती जरा यहाँ आना बेटी। जी माँ जी। मेरे बाल बड़े रूखे हो रहे हैं, जरा चंपी तो कर दे बेटी। ठीक है माँ जी। आधा घंटे तक कमला की चंपी करने के बाद बेचारी आरती को खुद ही नींद आने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन तभी फिर से उसकी जेठानी त्रिशा उसके पास आ गई। चलो आरती, खाने का टाइम हो रहा है, एक काम करो मैं सब्जी बना देती हूँ, तब तक तुम रोटियां सेक लो। सब मिलाकर 60-65 रोटियां काफी होंगी, ठीक है। त्रिशा इतना कहकर रसोई में चली गई और आरती ने अपना माथा पीट लिया। उस दिन आरती ने पूरी 65 रोटियां बनाई। वो थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, अब तो आरती की यही जिंदगी थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक शाम जब आरती का पति अंकित काम से लौट कर आया तो उसने बड़े प्यार से आरती से पूछा, कैसी हो मैडम? हालत खराब है मेरी तो, यहाँ तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, पूरा बदन टूट रहा है दर्द के मारे, जी कर रहा है कहीं आराम से बैठ जाऊं 2-3 घंटे के लिए। तो चलो पिक्चर देखने चलते हैं, तुम्हें रेस्ट भी मिल जाएगा और हमें क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। पिक्चर जाने की बात सुनकर आरती बड़ी खुश हुई और वो झट से तैयार होकर आ गई। लेकिन जैसे ही वो अंकित के साथ घर से निकलने लगी तभी उसकी जेठानी पायल उसके पास आई। आरती, वो दामिनी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे साथ तुम्हें रोटियां सिखवानी पड़ेंगी। ये सुनते ही आरती के तन बदन में आग लग गई। फिर अगले ही दिन उसने अपनी सास कमला से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अलग रहना है। लेकिन बेटी मेरी बात तो सुन एक बार। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं फैसला कर चुकी हूँ। और फिर वो अंकित के साथ पास ही के दूसरे मोहल्ले में रहने चली गई। वहाँ किराए का कमरा लेकर दोनों पति पत्नी रहने लगे। पहले तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर एक दिन, सुनिए मुझे 500 रुपए दे दीजिए, सब्जी लानी है। अरे पर अभी तो तुमको 3000 रुपए दिए थे। हाँ तो वो तो राशन के लिए थे ना। देखो आरती, मेरी तनख्वाह बस 14,000 है, उसमें कमरे का किराया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल, बिजली का बिल, ये सब देने के बाद बचता ही क्या है? तो तुम जरा खर्चे कम करो, समझी? अरे पर मैंने किसी गलत चीज के लिए थोड़ी मांगे हैं पैसे। हाँ लेकिन अलग अलग रहने की जिद तो तुम्हारी थी ना। पहले मेरी तनख्वाह कभी कम नहीं पड़ती थी, उल्टा मैं हर महीने 2-3 हजार बचा ही लेता था। लेकिन जब से हम यहाँ आकर रहने लगे तब से कर्जा ही चढ़ता जा रहा है मुझ पर। उस दिन अंकित और आरती में खूब लड़ाई हुई और उसके बाद तो ये झगड़ा रोज का ही हो गया। आरती अब बहुत दुखी रहने लगी। उसे रह रहकर अपने ससुराल की याद आने लगी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अलग होकर उसने अपना ही नुकसान किया है। लेकिन अपने ससुराल वालों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर एक शाम, भाभी कोई बात नहीं, चुप हो जाओ आरती। ओए, इतनी बड़ी होकर रो रही है, चुप हो जा, चल हम तुझे लेने आए हैं। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब चल हम तेरा सामान समेटने में मदद करते हैं। इसके बाद आरती अपनी जेठानियों के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। माँ जी एक बात पूछूं, आपको कैसे पता लगा कि मैं वहाँ परेशान हो गई थी? अरे तेरी गलती नहीं है, अभी तू नई है ना, तूने तो फिर भी 4 महीने खींच लिए। ये दामिनी, ये तो पहले महीने के बाद ही गुस्से में चली गई थी अलग रहने। 2.5 महीने में ही वापस आ गई। बेटी, परिवार से अलग ना तो कभी कोई खुश रहा है और ना कभी रह पाएगा, समझी मेरी झांसी की रानी। और इस तरह एक बार फिर हरिलाल और कमला के परिवार में खुशियां लौट आई थी।